गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सजान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस सत्र में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वूपिंग कफ के बारे में, जिसे काली खांसी कहा जाता है। ये जो काली खांसी का चैप्टर है, ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 आपने देखा था, उसमें हमने अध्ययन किया था कि वूपिंग कफ जो है वो क्या होता है और किस कारणों से यह वूपिंग कफ हो जाता है और किस एज ग्रुप को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस प्रकार वूपिंग कफ की परिभाषा और इसके कारणों की जानकारी हमने विगत वीडियो में प्राप्त करी थी। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि यदि काली खांसी हो जाती है किसी पेशेंट को, तो उसमें किस प्रकार के लक्षण या सिम्टम्स जो हैं वे दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि प्रारंभ में जब ये रोग हुआ है, तो प्रारंभ में इस रोग के लक्षण जो होते हैं उसमें रोगी को सामान्य सर्दी लगती है और उसे जुकाम हो जाता है, अर्थात कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम जो है इस वूपिंग कफ में होती है। और खांसी होती है, वो नींद जो है वो प्रॉपर नहीं आती है और व्यक्ति के जो मुंह का स्वाद है वह अरुचिकर हो जाता है, अर्थात वो कोई चीज़ खाता है तो उसे उस भोजन में टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट बड्स जो हैं वे प्रभावित होती हैं। इसी के साथ व्यक्ति को कमजोरी आने लग जाती है और उसे बहुत वीकनेस महसूस होती है। इसके अतिरिक्त वूपिंग कफ जब स्टार्ट हुआ है तो इसमें हल्का सा बुखार जो है वो रहने लगता है और लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार जो है इसमें देखा जाता है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। वैसे भी यदि कोई बुखार व्यक्ति को होता है तो उसे भूख जो है वो कम लगने लग जाती है और मुंह का जो टेस्ट है वह खराब होने लग जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को खांसी आने लग जाती है, उसे छींकें भी आती हैं और दिन के कंपैरेटिवली नाइट का जो टाइम होता है उस टाइम पे खांसी जो है वो अधिक आती है और इसी खांसी की वजह से व्यक्ति जो है रात भर सो नहीं पाता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती है। इसके अलावा जब ये रोग और ज़्यादा बढ़ता है तो नोजियल सिक्रीशन जो है, नाक बहने वाली जो समस्या जो है, जो जुकाम में एक सामान्य प्रक्रिया होती है, वह भी होने लग जाती है। इन सब की जो मिला जुला प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और खांसी और जुकाम भी उसको हो रहा है, इसके साथ कफ भी हो जाता है। 8-10 दिन बाद जब रोग जो है बढ़ जाता है, जिसमें खांसी जो है अनियंत्रित रूप से होने लग जाती है, तो क्योंकि इसमें जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा खांसता है तो होता क्या है कि व्यक्ति के जो चेस्ट वाला हिस्सा है, तो पसलियाँ जो होती हैं उन पर बहुत अधिक जोर पड़ता है और अगर बहुत तीव्र कंडीशन की ये वूपिंग कफ हो गई है व्यक्ति को, तो उसकी जो पसलियां हैं उसमें फ्रैक्चर होने की संभावनाएं जो होती हैं वे भी हो जाती हैं। व्यक्ति के जो होंठ हैं वे नीले पड़ सकते हैं, आँखों में जो रेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है और आँखों की जो कंजक्टाइवा होती है वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये जो खांसी है इतनी ज़ोरदार खांसी होती है कि व्यक्ति का पूरा शरीर जो है वो हिल जाता है, पसलियाँ जो हैं वो प्रभावित होती हैं और कई बारी तो ये इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि व्यक्ति के हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर एक फुफ्फुस आवरण होता है जिसे प्लूरल कहा जाता है, तो वो फुफ्फुस आवरण के फटने का भी डर होता है और इसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स नामक बीमारी भी हो सकती है। तो इस प्रकार वूपिंग कफ के जो लक्षण हैं ये बहुत अधिक प्रभावित करते हैं पेशेंट को और क्योंकि ये एक सूखी खांसी होती है, तो सूखी खांसी जो होती है इससे गले का जो म्यूकस का स्रवण है वो नहीं हो पाता। तो अगर गले में श्लेष्मा का प्रॉपर स्रवण नहीं होता है तो ड्राइनेस बहुत हो जाती है गले में और उसकी वजह से गले का जो इंटरनल लेयर है उसमें भी रप्चर हो सकता है और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वे बढ़ जाते हैं। अब जब सीवियरिटी बढ़ती है इस रोग की, तो इसमें व्यक्ति को डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है, लूज़ मोशन जो हैं वे हो जाते हैं। तो इस समय
जब व्यक्ति के खान पान को बहुत अधिक ध्यान में रखना होता है, ऐसी चीज़ें उसको देनी है कि उसको खांसी कम से कम आए, और साथ ही साथ अगर डायरियल प्रॉब्लम हो गई है तो इस तरह की डाइट उसे देनी है कि डायरिया को रोका जा सके, अर्थात फाइब्रस डाइट नहीं देनी है। इसके अलावा रोगी को जो है उल्टी भी आने लग जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो काली खांसी हुई है, तो इस काली खांसी के जो लक्षण दिखाई देते हैं व्यक्ति में, इन लक्षणों का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या ऐसे उपाय हैं जिससे इस काली खांसी को रोका जा सकता है या इस काली खांसी से बचा जा सकता है, उसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो वे जैसे हमने ये कहा था कि ये जो काली खांसी होती है ये संक्रमण से फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, और जैसे ही आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो आपको भी या हमें भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि रोगी को पहचान कर सबसे पहले उसको क्वारंटाइन करना होता है, उसे और लोगों से आपको अलग करना है, क्योंकि यदि ये व्यक्ति दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएगा तो इस बीमारी के स्प्रेड को रोका जा सकता है, इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त अस्पताल ले जाकर कुशल और अनुभवी चिकित्सक से उनका इलाज कराना चाहिए, और उनके रोग के निदान के लिए उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। वूपिंग कफ के लिए जो भी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट बनाया गया है वो जितनी जल्दी हो सके उतना उसको प्रारंभ किया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब रोगी बालक को कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम बात करते हैं 15 दिन का एक क्वारंटाइन पीरियड जो है वो उसका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। क्वारंटाइन के पीरियड का मतलब होता है कि जो रोगी या संक्रमित व्यक्ति है उसे अन्य लोगों से बिल्कुल पृथक रखा जाना चाहिए 2 से 3 सप्ताह तक। वह किसी अन्य व्यक्ति के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति के खाने की पीने की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें बिल्कुल पृथक से पूरी की जानी चाहिए, और साथ ही साथ उसे एक अलग आवास में उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस तरह के जो पेशेंट हैं उन्हें स्कूल नहीं भेजना है, ना ही वो पार्क में या खेल के मैदान में खेलने जाने देना चाहिए, और उन्हें जो दूसरे स्वस्थ बालक हैं उसके कांटेक्ट में भी नहीं रखना चाहिए। रोगी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, और इसी के साथ रोगी को कमरे और उसके जो वस्त्र, पेंसिल और खिलौने हैं उनमें उनके द्वारा जो उपयोग में ली गई वस्तुएं हैं उनको पूरा का पूरा डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका पीछे कारण ये है कि रोगी को किसी भी तरह से सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, और यही एक सबसे बड़ा उपचार है या प्रिवेंटिव मेजर है जिसके द्वारा काली खांसी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि किस प्रकार से ये वूपिंग कफ जो है फैलता है, क्या उसके रोगों के लक्षण होते हैं, और किस प्रकार से क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप फॉलो करेंगे जिसके द्वारा इस बीमारी को होने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।